26 नवंबर 1991। दिल्ली की सर्द सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी। सड़कें आधी नींद में थीं, हवा में हल्की धुंध थी और शहर को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो पिछले कई हफ्तों से देश की सबसे खामोश, सबसे खतरनाक और सबसे संवेदनशील लड़ाई का अंत घोषित कर देगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी धीरे धीरे कदम रखता है। उसके कपड़े सफर की धूल से भरे हैं, चेहरा थका हुआ है, आंखों के नीचे गहरी लकीरें हैं, चलने में कमजोरी है, लेकिन वो जिंदा है। और यही सबसे बड़ी बात थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था रोमानिया का वरिष्ठ राजनयिक लिवियू रादू। वही आदमी जो कुछ हफ्ते पहले भारत की राजधानी से दिन दहाड़े गायब कर दिया गया था। और आज वो वापस था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि वो लौट आया। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर वो गया कहाँ था? किसने उसे उठाया, क्यों उठाया, कहाँ रखा? और सबसे डरावनी बात, भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए किस तरह का खेल खेल रही थी जिसकी भनक तक बाहर नहीं आने दी गई। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ आतंक, दबाव और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का खतरा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा नाम धीरे धीरे परछाई की तरह उभर रहा था जो आगे चलकर भारत की सुरक्षा और खुफिया दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा बनने वाला था, अजीत डोभाल। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस सुबह पर, जब दिल्ली ने पहली बार महसूस किया कि इस बार मामला सिर्फ क्राइम का नहीं, भारत की साख का है। उस दिन दिल्ली बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लुटियंस जोन की चौड़ी सड़कें, पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, सरकारी गाड़ियों की आवाजाही, दूतावासों के बाहर तैनात सुरक्षा और एक ऐसा शहर जो ऊपर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही बेचैन होता है। ये 1991 का भारत था। एक ऐसा भारत जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, राजनीतिक रूप से अस्थिर था और सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार तनाव में जी रहा था। पंजाब में उग्रवाद की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। कश्मीर अशांत था। देश के भीतर और बाहर भारत विरोधी नेटवर्क सक्रिय थे और सरकार को हर वक्त ये डर सता रहा था कि अगला झटका कहां से आएगा। लेकिन उस सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि अगला वार सीधे राजधानी के दिल पर पड़ेगा। रोमानिया के वरिष्ठ राजनयिक लिवियू रादू अपने रोजमर्रा के डिप्लोमेटिक शेड्यूल के तहत सड़क पर निकले। दिन किसी और दिन जैसा ही था, लेकिन किसी और के लिए ये सिर्फ एक सामान्य सुबह नहीं थी। किसी ने पहले से उनकी मूवमेंट स्टडी की थी, किसी ने रूट देखा था, किसी ने टाइमिंग नोट की थी, किसी ने यह समझ लिया था कि कहां इंटरसेप्शन सबसे आसान होगा। और फिर कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। रास्ता रोका गया, कार को घेरा गया, घबराहट, शोर, कंफ्यूजन, और इससे पहले कि सुरक्षा तंत्र समझ पाता क्या हो रहा है, लिवियू रादू गायब हो चुके थे। दिन दहाड़े भारत की राजधानी से एक विदेशी राजनयिक। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक संदेश था। किसी ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि अगर वे चाहें तो भारत की राजधानी से भी एक फॉरेन डिप्लोमैट को उठा सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो सिर्फ पुलिस केस नहीं रहता, वो बन जाता है राष्ट्रीय अपमान का खतरा। उस सुबह दिल्ली के कई कमरों में अचानक फोन तेजी से बजने लगे। विदेश मंत्रालय में बेचैनी फैल गई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं, खुफिया चैनल एक्टिवेट हुए और कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया कि ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन था। अब सवाल ये था, लिवियू राडू ही क्यों? वे कोई एक्सीडेंटल टारगेट नहीं थे। उनका अपहरण एक ब्रॉडर पॉलिटिकल और मिलिटेंट कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा माना गया। उस दौर में खालिस्तानी उग्रवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, उसकी गूंज विदेशों तक जाती थी। यूरोप में भी ऐसे नेटवर्क मौजूद थे जो भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। राडू के अपहरण को उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा गया जिसमें रोमानिया में भारतीय राजदूत जूलियो फ्रांसिस रिबेरो पर हमला हुआ था और उससे जुड़े कुछ संदिग्ध उग्रवादियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी। यानी ये किडनैपिंग सिर्फ एक आदमी को उठाने की घटना नहीं थी, ये था, अगर तुमने हमारे लोगों को पकड़ा है तो हम तुम्हारी जमीन पर तुम्हारी साख को पकड़ेंगे। और यहीं ये मामला बेहद खतरनाक हो गया। और सबसे खतरनाक चीज, अनिश्चितता। क्योंकि मौत का डर भी कभी कभी उतना भयावह नहीं होता जितना ये न जानना कि मौत आएगी भी या नहीं। कई हॉस्टेज सर्वाइवर्स बताते हैं कि कैप्टिविटी में सबसे मुश्किल चीज भूख या मारपीट नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है समय का रुक जाना। और शायद राडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वे एक ऐसे खेल के मोहरे बन चुके थे जिसके नियम उन्होंने नहीं बनाए थे, लेकिन उनके कैप्टर्स ने बनाए थे।
और वो कैप्टर्स सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, वे ऐसे लोग थे जो जानते थे कि एक फॉरेन डिप्लोमेट का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके लिए राडू सिर्फ इंसान नहीं थे, वे एक सिंबल थे, एक प्रेशर पॉइंट थे, एक इंटरनेशनल हेडलाइन थे। और यही चीज इस किडनैपिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी, क्योंकि जब हॉस्टेज सिर्फ हॉस्टेज नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा एसेट बन जाए तो उसकी जान का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, दिल्ली में पैनिक को दबाकर एक कंट्रोल रिस्पॉन्स तैयार किया जा रहा था। किसी भी सरकार के लिए ऐसे मोमेंट्स सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि ऊपर से काम दिखना पड़ता है, भीतर से तेजी से सोचना पड़ता है, और हर डिसीजन में इतनी परतें होती हैं कि एक गलती पूरे देश की साख पर भारी पड़ सकती है। भारत के सामने एक साथ कई सवाल थे। क्या किडनैपर्स कांटेक्ट करेंगे? क्या वे डिमांड रखेंगे? क्या ये प्योरली पॉलिटिकल ऑपरेशन है? क्या हॉस्टेज अभी भी दिल्ली में है या उसे पहले ही बाहर ले जाया जा चुका है? और सबसे कठिन सवाल, अगर हम जल्दबाजी करें तो क्या हॉस्टेज मारा जाएगा? यहीं से असली हॉस्टेज रेस्क्यू की दुनिया शुरू होती है। फिल्मों में लगता है कि बस कमांडोज भेज दो, दरवाजा तोड़ो और हॉस्टेज को निकाल लाओ, लेकिन असल दुनिया इतनी सरल नहीं होती। असल दुनिया में कई बार सबसे खतरनाक काम कुछ ना करना होता है, क्योंकि अगर किडनैपर्स नर्वस हो जाएं, अगर उन्हें लगे कि एजेंसीज बहुत करीब आ गई हैं, अगर उन्हें लगे कि उनका हाइडआउट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो वे पैनिक में सबसे इररिवर्सिबल डिसीजन ले सकते हैं। और यही कारण था कि इस पूरे केस में स्पीड और पेशेंस दोनों की जरूरत थी। एक तरफ टाइम कम था, दूसरी तरफ जल्दबाजी जानलेवा हो सकती थी। यानी भारत को चाहिए था ऐसा दिमाग जो इस पूरी केओस को पढ़ सके। और यहीं धीरे धीरे एक नाम महत्व लेने लगा, अजीत डोभाल। उस समय तक अजीत डोभाल सिस्टम के भीतर कोई साधारण नाम नहीं थे। वे उन अधिकारियों में गिने जाने लगे थे जो इंसर्जेंसी और कोवर्ट ऑपरेशंस को सिर्फ किताबों से नहीं, जमीन से समझते थे। उनकी रेपुटेशन एक ऐसे ऑफिसर की बन रही थी जो केवल रिएक्ट नहीं करता, वो अपोनेंट के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि किडनैपिंग केस में आपको सिर्फ ये नहीं जानना होता कि हॉस्टेज कहां है, आपको ये भी जानना होता है किडनैपर्स क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उनमें कौन अनस्टेबल है, कौन डोमिनेंट है, कौन नेगोशिएशन चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें किस चीज से तोड़ा जा सकता है। यानी ये मामला सिर्फ पुलिसिंग का नहीं था, ये था एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। और ऐसे युद्ध में हर चाल दिखाई नहीं देती। कई बार सबसे डिसाइसिव मूव वो होता है जो किसी न्यूज़पेपर में कभी छपता ही नहीं। डोभाल जैसे लोग यहीं काम आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक मिलिटेंट नेटवर्क सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, वो चलता है लोकल कॉन्टैक्ट से, फियर से, सेफ हाउसेस से, मनी चैनल्स से, लॉयल्टी से, और कई बार अंदरूनी शक से। और अगर आप इस नेटवर्क में सही जगह प्रेशर डाल दें तो कई बार आपको गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका दुश्मन खुद अपनी जगह से हिलने लगता है। आज के समय में अगर कोई हाई प्रोफाइल टारगेट मूव करे तो उसके पीछे डिजिटल फुटप्रिंट्स छूट जाते हैं, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, टोल रिकॉर्ड्स, मेटा डेटा। लेकिन 1991 में अगर कोई ट्रेन्ड ग्रुप किसी आदमी को उठाकर सही प्लानिंग के साथ मूव करे तो वो सचमुच हवा में घुल सकता था। और यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि अब एजेंसीज के सामने एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम था। कोई क्लियर लोकेशन नहीं, कोई कंफर्म्ड होल्डिंग पॉइंट नहीं, कोई विजुअल ट्रेल नहीं, बस एक सस्पिशन कि ये रैंडम नहीं है, ये प्लान्ड है। और जो लोग इसे चला रहे हैं वे एमेच्योर्स नहीं हैं। हॉस्टेज रिकवरी ऑपरेशंस में कई बार लोकेशन तक पहुंचने का रास्ता सीधे हॉस्टेज से नहीं मिलता, वो मिलता है उसके अपहरणकर्ताओं की कमजोर कड़ियों से। कौन अचानक गायब हुआ, कौन अपने यूजुअल पैटर्न से अलग बिहेव कर रहा है, किसने नया हाइडआउट अरेंज किया, किस इलाके में अनयूजुअल मूवमेंट है, कौन इन्फॉर्मर अचानक चुप हो गया, कौन लोकल कॉन्टैक्ट डर गया। ये सब सिर्फ डिटेल्स नहीं होते, यही इंटेलिजेंस होती है। और जैसे जैसे ये इनविजिबल मैप बनता है वैसे वैसे एक नेटवर्क की शक्ल सामने आने लगती है। और जल्द ही एक सस्पिशन गहराने लगा कि ये कहानी दिल्ली में शुरू जरूर हुई है, लेकिन इसकी धड़कन कहीं और है। और वो जगह थी पंजाब। किसी भी मिलिटेंट नेटवर्क के लिए एक हाई प्रोफाइल हॉस्टेज शुरुआत में बहुत कीमती लगता है। उससे हेडलाइंस बनती हैं, दबाव बनता है, मांगों को ताकत मिलती है और संगठन को यह भ्रम मिलता है कि अब स्टेट उनके हिसाब से चलेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वही हॉस्टेज एक टिकिंग रिस्क बन जाता है। उसे छिपाना पड़ता है, उसे गार्ड करना पड़ता है, उसे मूव करना पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात, उसके कारण पूरा नेटवर्क स्टेट की निगाह में आ जाता है।
यानी हॉस्टेज जितना वैल्यूएबल होता है उतना ही डेंजरस भी। और राडू केस में अब यही टर्निंग पॉइंट आ चुका था। उन लोगों को यह महसूस होने लगा था कि भारत पीछे नहीं हट रहा, कोई पब्लिक सरेंडर नहीं हो रहा, कोई पैनिक रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई ड्रामेटिक कमजोरी दिखाई नहीं दे रही। इसके बजाय जाल और तंग होता जा रहा था। जिन रास्तों पर वे भरोसा करते थे वहीं अब खतरा महसूस होने लगा था। जिन लोगों पर वे निर्भर थे वहीं अब चुप होने लगे थे। जिन संपर्कों पर उन्हें यकीन था वहीं अब अनसर्टेनिटी आ चुकी थी। और अंडरग्राउंड दुनिया में अनिश्चितता गोलियों से ज्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि गोली एक बार चलती है लेकिन शक हर मिनट आदमी को अंदर से तोड़ता है। कई दिनों से एक अंधेरे, बंद, घुटन भरे माहौल में लिव्यू राडू जी रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि बाहर उनके लिए कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। और फिर वो दिन आया, 26 नवंबर 1991। कई हफ्तों की अनिश्चितता, खुफिया गतिविधियों, दबाव, संदेह और छुपे हुए प्रयासों के बाद लिव्यू राडू आजाद थे। वे वापस थे, कमजोर, थके हुए लेकिन जिंदा। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जब कोई हॉस्टेज ऐसे नेटवर्क के हाथ से जीवित वापस आता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं होती, वो एक पूरे स्टेट अपैरेटस की चुपचाप जीती गई परीक्षा होती है। उस सुबह शायद दिल्ली में कोई लाउड सेलिब्रेशन नहीं हुआ होगा, कोई पब्लिक विक्ट्री परेड नहीं, कोई ड्रामेटिक सिनेमैटिक मोमेंट नहीं, लेकिन सिस्टम के भीतर लोग जानते थे ये सिर्फ रिलीज नहीं थी, ये रिकवरी थी, ये प्रतिष्ठा की वापसी थी। भारत ने सिर्फ एक राजनयिक को वापस नहीं लाया था, भारत ने दुनिया को यह भी संदेश दिया था कि तुम राजधानी से किसी को उठा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी का अंत भी तुम ही लिखोगे। और यही इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात थी। अब इस कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, अजीत डोभाल। लेकिन इस कहानी की असली ताकत शायद यही है कि ये किसी एक हीरो की लाउड कहानी नहीं है, ये एक इनविजिबल सिस्टम की कहानी है। उन लोगों की कहानी जिनके नाम हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन जिनकी वजह से देश कई बार सबसे खतरनाक अपमान से बच जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।